जी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का 12th सेशन है, 12वां सेशन है, जिसके अंदर हम हॉब्सन की जो बुक है उसके चैप्टर्स कवर कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के। आई थिंक बुक का टाइटल जो है वो डिफरेंट है। और ये दूसरा सेशन है हमारा, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या जिनको ओडीईज बोलते हैं उनके बारे में है। और अभी हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बल्कि फर्स्ट ऑर्डर में भी फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा जो हमने लास्ट सेशन में किया था। फिर उसके बाद हम आज के जो टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट रिव्यू सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कवर्ड लास्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ तारुफ किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और उसमें हमने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद क्या है, कि जिसके अंदर अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से y एज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, तो हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर y जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो फिर हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के तौर पे लेते हैं। और इसमें फिर हमने कहा था कि इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, राइट? क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं, तो लेट मी राइट हियर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, जिसको ऐसे लिखते हैं या समटाइम्स हम इस तरह से भी लिख लेते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव हो और एक ही वेरिएबल पाया जाए, तो वो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिग्री की बात की थी। तो चूंकि हम अपने लेक्चर में फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर ओडीई को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम डिग्री का भी कॉन्सेप्ट हमने किया था। तो डिग्री कहा जाता है मैक्सिमम पावर ऑफ वाई प्राइम। ठीक है। तो अगर वाई प्राइम की पावर एक आ रही है, तो फिर हम इसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, और अगर दो आ रही हैं तो हम इसको सेकंड डिग्री बोलते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वाई प्राइम की पावर 1 है इक्वेशन में, तो उसको हम बोलते हैं ये फर्स्ट डिग्री है। और अगर वाई प्राइम की पावर 2 है, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड डिग्री है। लेकिन ऑर्डर फर्स्ट ही है, चूंकि सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं। उसके बाद फिर हमने दो एक तरह की क्वेश्चंस को रिव्यू किया था। हम इसकी टाइप्स के ऊपर चले गए थे। टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमने स्टडी की थी, ओडीईज। और उसमें पहली जो हमने इक्वेशन स्टडी की थी, दैट वाज सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि इसमें हम इक्वेशन के जो dx के कोएफिशिएंट हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं dy के से। यानी इसमें जो a है, लेट मी रीराइट। जो a है इसको हम लिखते हैं जस्ट एज अ फंक्शन ऑफ x dx, और जो b है उसको हम लिखते हैं जस्ट एज अ फंक्शन ऑफ y dy। तो चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x और राइट हैंड साइड पे सिर्फ y के वेरिएबल्स को इकट्ठा किया है, तो हम इनको अब कहते हैं ये सेपरेट हो गए हैं। और अब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करके हम अननोन वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर हमने इसकी कुछ मिसालें की थी। दूसरा फिर हमने देखा था एग्जैक्ट इक्वेशंस, कि अगर कोई इक्वेशन सेपरेबल नहीं हो रही, तो फिर आप अगला स्टेप ये है कि आप चेक करेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन की जो फॉर्म थी, उसके लिए हमने कहा था कि उसमें
एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। और दूसरा उसका पार्ट होगा बी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ये उसकी फॉर्म होगी, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन ये है कि अगर हम ए को वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, और यहाँ पे देखें मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ, वो इसलिए कि जो हमारा ए है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली जो हमारा बी है दैट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसलिए अब ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। और इसको फिर हमने इक्वल करना होता है बी वाई बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेकर। तो ये इसके अंदर ये चीज पाई जाती है। अगर तो ऐसा हो, एग्जैक्ट इक्वेशन अगर ये बन रही हो, तो फिर आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप लिखेंगे ए एक्स वाई डी एक्स प्लस ए बी एक्स वाई डी वाई को एक डिफरेंशियल के इक्वल लिखेंगे, राइट। और वो डिफरेंशियल जो है वो किसी फंक्शन u का होगा, और उस u को फिर आप जो है वो फाइंड करते थे बाय यूजिंग दिस रिलेशन ए डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये लास्ट सेशन में आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनएग्जैक्ट इक्वेशंस। अच्छा, इनएग्जैक्ट इक्वेशंस में सादा सी बात है कि अगर ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट है इस कंडीशन की वजह से, तो फिर अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इसको फिर हम कह देंगे कि ये इनएग्जैक्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसी इक्वेशंस जो ए डी एक्स प्लस बी डी एक्स वाई की फॉर्म में लिखी तो जा सकती हैं लेफ्ट साइड पे, लेकिन उनमें ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करती। मींस के वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो अगर इक्वेशन ऐसी हो तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के साथ, ताकि हम इसको किसी ऐसी फॉर्म के अंदर ले जाएं कि फिर हम इसको सॉल्व कर सकें, राइट। तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसको आमतौर पे म्यू एक्स वाई से जाहिर किया जाता है, जैसा कि हॉब्सन की किताब ने किया है। तो इन जनरल ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है। अगर ये दोनों एक्स और वाई का फंक्शन है तो फिर थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है, हम चलेंगे आगे एग्जाम्पल की तरफ। लेकिन अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है तो फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर है वो ये है कि देखें, जिस वक्त हम एग्जैक्ट इक्वेशन लेते हैं तो हम वहां पर ये वाली कंडीशन लगाते हैं, राइट, कि ए का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से और बी का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से इक्वल होना चाहिए। अब इन एग्जैक्ट में ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि इसको इन एग्जैक्ट के अंदर इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, लेकिन ए की बजाय और बी की बजाय हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मतलब मेरे कहने का ये है कि देखिए पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई जो है वो तो इक्वल नहीं है पार्शियल बी और पार्शियल एक्स के। दैट इज वाई हम इसको कह रहे हैं कि ये इनएग्जैक्ट है। लेकिन अगर हम ए को म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, और हम बी को म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर ये कंडीशन अप्लाई करें वाई डेरिवेटिव और एक्स डेरिवेटिव की, तो फिर आप देखें कि ये इक्वल आ रही है। और ये इक्वल साइन अब शो कर रहा है कि ये इक्वेशन ए और बी में तो एग्जैक्ट नहीं हुई, लेकिन म्यू ए और म्यू बी में एग्जैक्ट हो गई है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, अगर ऐसा आप प्रूव कर लें, तो इसका मतलब है कि सिंपली आप ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई थी इस इक्वेशन को, यानी ए डी एक्स प्लस बी डी वाई इक्वल टू 0, ये क्या थी? इनएग्जैक्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू ए डी एक्स प्लस म्यू बी डी वाई। तो अब ये क्या बन गई? एग्जैक्ट इक्वेशन। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो नया आपको वेरिएबल दो नजर आ रहे हैं,
इनके ऊपर ये वाली जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती हैं। तो ये इधर से मैंने उठाया और ये मैंने इधर से उठाया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इनएग्जैक्ट इक्वेशन। अब ये है कि इनको करना कैसे है, हमने सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने अभी आपसे बात की कि इन जनरल जो आपका म्यू है ये एक्स का भी फंक्शन हो सकता है और वाई का भी फंक्शन हो सकता है। अगर ऐसा केस हो तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है। मतलब ये कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डायरेक्ट कोई आ, ले नहीं सकते, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कोई इंटीग्रेटिंग फॉर्म नहीं ले सकते जिस तरह से कि यहाँ पे आपने ली है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि म्यू एक्स जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और वहां पे एफ एक्स को डिफाइन किया गया है इस तरह से 1/b टाइम्स दिस फैक्टर, जो कि आपको मालूम है, पहले ही आप उसको चेक कर रहे थे। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डी एक्स है, लेकिन जो एफ ऑफ एक्स है उसमें एक तो वही बात है कि आप चाहते थे कि यहाँ पे पार्शल ए बाय पार्शल ये वाली चीज हो। तो अगर तो ये दोनों जीरो हो जाए तो फिर तो ऑलरेडी एग्जैक्ट इक्वेशन है, अगर ना हो तो फिर आपको इसको बी से डिवाइड करना है एंड देन आप एफ एफ एक्स यहाँ पे डालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, राइट। तो ये है कि मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर आपका म्यू जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन जनरल एक्स और वाई का जो है वो फंक्शन है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये फार्मूला तभी आप इस्तेमाल करेंगे अगर म्यू सिर्फ एक्स का फंक्शन हो, लेकिन म्यू सिर्फ वाई का फंक्शन भी हो सकता है, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर अगर आपका म्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो फिर आप उसको लिखेंगे अगेन, लेट मी डिफाइन अनदर फंक्शन जी वाई डी वाई, और फिर जी वाई जो है वो बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन होगा जैसे हमने पहले किया था एफ ऑफ एक्स को। तो बी की जगह यहाँ पे ए आ जाएगा और पार्शल बी बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल ए बाय पार्शल वाई, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। अगर म्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है तो फिर आप इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब होता है आप ट्रायल एंड एरर लगाएंगे, यानी कोई फार्मूला नहीं है उसको हल करने का। और अगर आपका म्यू जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है या म्यू सिर्फ वाई का फंक्शन है तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? तो जैसे जैसे हम इनएग्जैक्ट इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस वगैरह की तरफ चलते जाएंगे तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। लेकिन हर नई टाइप जो हम स्टडी करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टाइप होगी, आप देखेंगे कि हमारी कोशिश होगी हम उसको किसी ऐसी लोअर फॉर्म के अंदर ले जाएं जिसके अंदर हम उसको बआसानी हल कर सकते हैं, एक ऐसी आसान शक्ल के अंदर उस इक्वेशन को लिखें जिसके अंदर हमें उसका सॉल्यूशन मालूम होता है। तो अगर सवाल नहीं है तो मैं फिर आगे इस एग्जांपल को करना चाहता हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो let me first remove these things. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपने कहता जी इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस इक्वेशन के लिए, सबसे पहले आप इसको ए डी एक्स प्लस बी डी वाई की फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू 0।
राइट। तो लिखते हैं जी इसको। अगर आप देखें तो मैं थोड़ी सी अब कैलकुलेशन स्किप करूंगा क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। तो अगर आप इसको सिंपली इस तरह से लिख लें हमारी इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने इसको ए एक्स ए डी एक्स और बी डी वाई की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ से मैं इजीली देख सकता हूँ कि ये वाली जो ए है जो वो ये वाला फैक्टर बनेगा और बी जो है वो ये वाला फैक्टर बनेगा। तो इसका मतलब ए जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, एंड दैट इज गिवन बाय 4x प्लस 3y स्क्वायर, एंड देन बी also a function of x and y, and that is given by 2xy। अब अगला काम क्या है, मैंने चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो चेक कैसे करना है, आपने इसको a को y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें तो आंसर आएगा 6y। अब b को जो है वो x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें तो आंसर क्या आएगा 2y। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि पार्शल a बाय पार्शल y इज नॉट इक्वल टू पार्शल b बाय पार्शल x। इसका नतीजा ये निकला कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक इनएग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर ये इनएग्जैक्ट इक्वेशन है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तलाश करना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तलाश करने के लिए मुझे देखना है कि क्या मैं इन दोनों के डिफरेंस से कोई चीज बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है आपने अब यहाँ पे, पार्शल ए बाय पार्शल वाई माइनस पार्शल बी बाय पार्शल एक्स, इसको बी से डिवाइड करना है। तो अभी हमने देखा कि बी जो है वो किसके इक्वल है, 2xy के, राइट। तो ये आ जाएगा 1/2xy 2xy, और पार्शल ए बाय पार्शल वाई हमने निकाला था 6y, पार्शल बी बाय पार्शल एक्स निकाला था 2y। तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ गया 1/2xy टाइम्स 4y, एंड दैट इज इक्वल टू 2/x। और ये जो चीज थी 1/b वाली, ऊपर हमने इसको डिफाइन कैसे किया था, यहाँ पर देखें। इसको हमने एफ ऑफ एक्स कहा था कि अगर ये सिर्फ एक्स का फंक्शन या वाई का फंक्शन बन जाए, तो हमने देखा कि ये एक्स का फंक्शन बन रहा है, दैट इज 2/x। आप ये भी कह सकते हैं कि जी आपने वाई का फंक्शन इसको क्यों नहीं बना के देखा। तो चेक कर लेते हैं वो भी कि अगर मैं 1/a से डिवाइड करूं इसी चीज को, सॉरी इस चीज को, यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज करते हैं, एक्स एंड वाई का तरतीब चेंज करते हैं। तो ए जो है वो क्या है 3/y स्क्वायर, और फिर बी एक्स क्या है 2y माइनस ए का y के लिए ऐसे डेरिवेटिव क्या है 6y। अब आप देखें इसके डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर x और y दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं नहीं लिख सकता एज अ फंक्शन ऑफ जस्ट y। तो अगर मैं ऐसा नहीं लिख सकता तो फिर इसका मतलब है कि मुझे x में ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा, y में नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है y का। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस उसको मैं सिर्फ म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोलूंगा, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई नहीं बोलूंगा। एंड देन उसकी डेफिनेशन क्या है कि एक्सपोनेंशियल की पावर एफ एक्स डी एक्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा ई टू द पावर 2/x dx, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर 2
एंड 1/x dx, मुझे पता है कि ये log का फंक्शन होता है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log x। इसको अगर आप मजीद रीअरेंज कर लें तो मैं लिख सकता हूँ log x स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है वो x के ऊपर पावर बन जाता है, पावर नीचे भी आ जाती है ऊपर भी चले जाती है अगर log फंक्शन हो तो। और फिर हमें म्यू एक्स मिल गया, एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी इनएग्जैक्ट इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय म्यू एक्स। तो क्या थी जी हमारी ओडी, मैं लिख रहा हूँ उसको दोबारा। तो ओडीई थी हमारी म्यू एक्स की वैल्यू, चले मैं लिख लेता हूँ पहले एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर टाइम्स 4x प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब y dy, राइट। तो मैंने क्या किया है कि जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। कौन सी इक्वेशन थी, um, ये इक्वेशन थी, ये वाली। इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। Why do we divide f of x with b and g of y with a? um, इसकी डेरिवेशन मौजूद है बुक के अंदर। हम चाहते हैं कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को या सिर्फ x का बनाएं या सिर्फ y का जो है वो डेरिवेटिव बनाएं, सॉरी फंक्शन बनाएं। तो अम, अब ये है कि आपने अम, जो a है उसके साथ देखा है कि वो dx के साथ आ रहा है, और लेकिन जब आप a का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो y के लिहाज से लेते हैं। इसी तरह b जो है वो dy के साथ आता है। तो इसको इसकी आप कर सकते हैं इन जनरल डेरिवेशन अगर दी हुई है, मैंने असल में उसको नहीं किया, लेकिन आप हॉब्सन की बुक में देख सकते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इन जनरल आप म्यू एक्स वाई ले सकते हैं और उसको पार्शियल डेरिवेटिव में लिख सकते हैं। फिर आपके पास एक डिफरेंशियल आएगा म्यू में, डी म्यू, और फिर इस डी म्यू को आप सॉल्व करते हैं तो आप एक इन जनरल फॉर्म में चले जाते हैं, राइट। तो उसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ पे नहीं दी, बट यू कैन डू दैट, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है इसमें। ओके अच्छा, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 0, तो फिर ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है, क्या बन जाती है, ये एग्जैक्ट बन जाती है। तो लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट बनती है कि नहीं बनती। आप देखें कि यहाँ पे मुझे नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ए एक्स वाई, और वो होगा 4x³ प्लस 3x² वाई स्क्वायर, और नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा बी एक्स वाई, दैट विल बी इक्वल टू 2x³ एंड y। अब आप चेक करें पार्शल ए बाय पार्शल y को, तो ये किसके इक्वल आएगा, चूंकि x कांस्टेंट है तो सेकंड टर्म सिर्फ आएगी, तो ये 6x² y बनेगा। सिमिलरली आप पार्शल b बाय पार्शल x को चेक कर लें, ये किसके इक्वल आएगा, अब चूंकि x के लिहाज से है तो ये बन जाएगा अगेन 6x² y।
तो यहां से आप देख रहे हैं कि पार्शल ए बाय पार्शल वाई इज इक्वल टू पार्शल बी बाय पार्शल एक्स, और यही कंडीशन होती है एग्जैक्ट इक्वेशन की। तो हमने एक इनएग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन बना लिया, और अब वही टेक्निक जो हमने पहले लगाई थी इस इक्वेशन पे अब लगा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करने की तरफ जाएं तो काफ़ी लंबा काम है, तो मैं सिर्फ चंद एक बार स्टेप्स मिस करके आंसर आंसर की तरफ चलूंगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहीं पे इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ एग्जैक्ट इक्वेशन को। चलिए, पहली टर्म क्या आएगी, मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे साथ रहना जरा। 4x³ dx प्लस 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy इक्वल्स 0, और मैं इधर ही इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और तो क्या आएगा, पहली टर्म क्या आ जाएगी, दैट विल बी x4, ठीक है ना। x3 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगी x4/4, और 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ x की डेरिवेशन है तो x² बन जाएगा x³ / 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा x³ y², क्योंकि 3 कैंसिल हो गया। प्लस सिमिलरली यहाँ y पे है तो y²/2 बनेगा, और मेरे पास अगेन y² x³ आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो ये बन जाएगी x4 प्लस 2x³ y² प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ से फिर अब आप 2x³ y² को सेपरेट कर लें तो c माइनस x4 बन जाएगा, सॉरी माइनस c माइनस x4 बन जाएगा, एंड देन y² आप निकाल सकते हैं, that will be equal to minus c/2x² minus x4/2x², and that will be given by minus c/2x² minus x²/2। तो हमने हमारा जो काम था y अननोन वेरिएबल को निकालना, वो हमने निकाल लिया है, राइट। तो इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो दिस इज द मेथड जिसके जरिए आप इसको सॉल्व करते हैं। ओके, रिकैप कर लेता हूं मैं, जो डिस्कशन हमने अभी की है वो ये थी कि जब आपके पास एक इनएग्जैक्ट इक्वेशन आए, ये वाली चीजें हमने की हैं अभी, जब हमारे पास इनएग्जैक्ट इक्वेशन आएगी तो हम क्या करेंगे, जी अ, जब इनएग्जैक्ट इक्वेशन आएगी तो उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। मुझे साथ साथ जवाब दिया करें, अगर कोई सवाल मैं करता हूँ ना तो फिर इससे इंटरेक्शन रहती है आप लोगों के साथ। तो एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू एक्स जो है, या सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए या सिर्फ वाई का फंक्शन होना चाहिए। अगर वो सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई का फंक्शन नहीं है तो फिर हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन अगर वो एक्सप्लिसिटली एक्स या वाई का फंक्शन है तो फिर वो म्यू एक्स और म्यू वाई आपको मिल जाएंगे, और वो म्यू एक्स और म्यू वाई फिर आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से, यानी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने हैं, और मल्टीप्लाई करके फिर ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। जब ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी तो फिर अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक एग्जैक्ट इक्वेशन इन एग्जैक्ट इक्वेशन की डिस्कशन खत्म हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारी इक्वेशंस हैं दे आर लीनियर इक्वेशंस, और जो लीनियर इक्वेशन है उसकी ये वाली फॉर्म होती है, ठीक है, यानी उसको हम लिख सकते हैं वाई प्राइम प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स वाई इक्वल सम फंक्शंस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे गौर फरमाएं कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं पी और क्यू, ये दोनों एक्स के फंक्शंस हैं, राइट, दे आर फंक्शंस ऑफ एक्स।
अगर आप किसी क्वेश्चन को ऐसी फॉर्म में लिख पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी। अच्छा, लीनियर इक्वेशन के अंदर अगेन मैं प्रूफ की तरफ नहीं जाऊंगा, सिंपल मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अगेन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके आते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन की एक और चीज है कि ये इनएग्जैक्ट भी होती है। ठीक है, ये इनएग्जैक्ट इक्वेशन है। यानी पहली सिचुएशन तो आप देखेंगे कि इक्वेशन आपके पास आई, अगर तो वो इन एग्जैक्ट है फिर तो सॉल्व हो गई, अगर इनएग्जैक्ट है तो फिर आप सॉल्व करने के उसके मेथड हैं। तो एक मेथड हमने भी पढ़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वही मेथड दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई है। तो लिहाजा ये एग्जांपल भी इन एग्जैक्ट इक्वेशन की है, लेकिन ये खास शक्ल में चूंकि हम इसको लिख पाते हैं फंक्शंस ऑफ एक्स में, तो इसलिए हम इसको समटाइम्स लीनियर इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो ये भी एक इन एग्जैक्ट इक्वेशन ही है। ठीक है, और इसका मतलब है कि यहां भी हमें क्या चाहिए होगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होगा। लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आप ए डी एक्स और बी डी एक्स की फॉर्म में नहीं निकालते, बल्कि वो आप सिंपली इस तरह से निकालते हैं कि ई पावर, तो ये वाला जो आर्गुमेंट वाई के साथ जा रहा होता है इसको आप डिक्लेयर करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स और इसी की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल में डाल देते हैं। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी। और अगेन इसका छोटा सा प्रूफ भी है कि कैसे आप इसको निकालते हैं, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, बस इतनी बात है कि आप म्यू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और मल्टीप्लाई करके फिर आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद आपको म्यू एक्स मिल जाता है। ठीक है, अच्छा मैं सिर्फ इसकी एग्जांपल की तरफ चलूंगा क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद दिस इक्वेशन। तो ये एक, इसको हम अभी सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो आप देखिए, मैं इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकता हूँ, वाई प्राइम प्लस 2x, जिसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, टाइम्स वाई, और इसको भी मैं ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिख लेता हूँ। अब मुझे पता है कि ये इक्वेशन इस तरह की लग रही है कि एक फंक्शन है एक्स का जिसके साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक और फंक्शन है एक्स का। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर पाया हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x एंड क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 4x। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है लीनियर इक्वेशन की, तो लिहाजा ये एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है, इस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं, क्या मेथड है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, कि जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन आएगी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ चलेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इस केस में मैंने अभी आपको बताया कि उसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, राइट। तो पी एक्स हमें मिल गया हुआ है, तो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो पी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x dx। और अब इसका डेरिवेटिव अगर आप इंटीग्रेट सॉरी इसको करें तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट भी आता है, लेकिन वो चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल में हम कांस्टेंट अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट म्यू एक्स इज गिवन बाय ई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो फिर आप क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। मल्टीप्लाई माई इक्वेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू एक्स। तो इसको करके देखते हैं तो क्या आएगा। इक्वेशन थी y प्राइम प्लस 2xy इक्वल्स 4x, राइट। ये इक्वेशन थी। चले मैं इसको dy बाई डी एक्स ही लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि क्या करना है, म्यू एक्स मल्टीप्लाई करना है, म्यू एक्स मल्टीप्लाई करना है, म्यू एक्स मल्टीप्लाई करना है, और म्यू एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई इक्वल्स 4x क्यूब, राइट।
सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, ई पावर एक्स स्क्वायर है, सॉरी, हाँ मुझे लगा कि एक्स स्क्वायर है, जस्ट सेकेंड, एक्स स्क्वायर 2xy 4x टाइम्स ई एक्स स्क्वायर, हाँ अब ठीक है। ओके सो अब इसको हमने क्या करना है, अगर हमें इंटीग्रेटेड फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो हम, हमें पता है कि दिस शुड बी नाउ एग्जैक्ट इक्वेशन। तो आप लोग इसको चेक करेंगे खुद ही, क्योंकि मैं अब इसको चेक नहीं करूंगा, थोड़ा सा काम अब आप करें, ठीक है, तो ये आपका समझ ले होमवर्क है। आप चेक करेंगे ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। मैं इसकी इंटीग्रेशन की तरफ चलूंगा। आप इसका ए एक्स वाई और बी एक्स वाई की फॉर्म में लिख लें। कैसे चेक करने के लिए आप इसको इस फॉर्म में लिखें, एंड देन चेक करें कि ये वाली कंडीशन होल्ड करती है या नहीं। ओके, क्योंकि हमारा दावा ये है कि लीनियर इक्वेशन भी क्या होती है, इनएग्जैक्ट इक्वेशन होती है, ठीक है। और इनएग्जैक्ट इक्वेशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो फिर ये क्या बन जानी चाहिए, एग्जैक्ट। तो इस दावे को सच साबित करना है आपने, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखें और फिर इसको कर लें। मैं इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन की तरफ चलूंगा। तो अगेन मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ डी वाई और डी एक्स की टर्म्स को। तो ये सिंपली 2x इक्वल डी एक्स टाइम्स वाई एंड देन स्क्वायर टाइम्स डी एक्स, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, एक्स के लिहाज से कर लें या जो भी आप, जिस तरह से भी आप इसको लिखना चाहते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं, थोड़ा वक्त बचाते हैं, इधर मैं इंटीग्रेशन डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप यहीं पे कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स को। अम, अब आप देखें कि पहली टर्म में सिर्फ y की इंटीग्रेशन है, तो ई एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो ऐसे ही आ जाएगा, और y की इंटीग्रेशन मुझे y दे देगी, प्लस दूसरी टर्म जो है उसमें x वेरिएबल है। और ये आप गौर फरमाएं तो ये जो ई एक्स स्क्वायर है, इसका अगर मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव लूं तो क्या आता है, तो क्या आएगा, पहले एक्सपोनेंशियल ले लेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल का जो आर्गुमेंट होता है उसका डेरिवेटिव होता है, और वो आपको क्या देगा, 2x। तो अब आप देखें यहाँ 2x ई एक्स स्क्वायर पूरा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मैं डी बाई डी एक्स की फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो मुझे डायरेक्ट इसका आंसर पता है कि ये इसके बराबर बन जाएगा, y वैसे ही आ रहा है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 2 को सेपरेट कर लूँ तो फिर 2x ई पावर एक्स स्क्वायर मेरे पास ये वाली बन रही है। तो अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर लिखें तो ये मेरे पास ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। तो इसका मतलब है कि 2y ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e x स्क्वायर प्लस सी, और इस 2 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, और आप चाहें तो इस सी को भी नया कोई नाम दे दें, सी प्राइम। तो इसका मतलब है y मैंने निकाल लिया है, ये आ गया 1 प्लस सी प्राइम टाइम्स ई माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर सी प्राइम को मैंने डिफाइन किया था c/2 से। तो ये जी मेरा आंसर आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। तो यही हमने करना होता है, सोल्यूशन हमने निकाल दिया। तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में दोबारा मैं बात कर देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अगर वो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा रही है तो वो एक इनएग्जैक्ट इक्वेशन है। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से डिफाइन करेंगे, पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एंड वंस यू हैव द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर आप इसी इक्वेशन से दोबारा ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इससे म्यू एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, और म्यू एक्स मल्टीप्लाई करके आप इसको एग्जैक्ट इक्वेशन बना लेंगे, एंड देन इट कैन बी सॉल्व्ड, राइट। ठीक है जी। तो इसके बाद आगे चलते हैं।
अगली इक्वेशन की टाइप है होमोजेनस इक्वेशंस। तो ये एक होमोजेनस इक्वेशन की शक्ल है। अभी तो कुछ क्वेश्चन है तो मुझे साथ साथ पूछते जाइएगा प्लीज। तो होमोजेनस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो y प्राइम इक्वल्स a बाय बी की फॉर्म में लिखी जा सके, और वो जो a बाय बी है वो फिर फंक्शन ऑफ y ओवर x हो। वैसे होमोजेनस इक्वेशन फंक्शन को कैसे आप डिफाइन करते हैं कि अगर मैं तमाम वेरिएबल्स जो हैं किसी फंक्शन के उनको एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसकी पावर बाहर आ जाए। मतलब यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा कोई फंक्शन है, लेट से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन है। तो अब अगर मैं एफ ऑफ टू एक्स निकालू करना चाहूँ तो ये बनता है टू टाइम्स एक्स, राइट, चूंकि ये इसकी फॉर्म है, जिसको मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, बिकॉज मुझे पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो मैंने क्या निकाला कि एफ ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा फंक्शन जो है उसको हम कहते हैं कि वो होमोजेनस फंक्शन है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मिसाल x की ली है, आप y और एक्स वाई दोनों की ले सकते हैं। तो इन जनरल ये फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर किसी कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करें आप x और y को, तो वो जितनी पावर में मौजूद है वो उतनी पावर से बाहर आ जाता है, और वो जो पावर है लैम्डा की, दैट टेल्स यू द डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मेरा ख्याल है इस पे मुझे ज्यादा अब जोर नहीं देना चाहिए कि ये क्या है, फंक्शन है। तो खैर ऐसे जैसे फंक्शन आप डिफाइन करते हैं ऐसे ही ये होमोजेनियस इक्वेशन डिफाइन होती है। तो क्या और इसके बारे में हम बात कर सकते हैं? ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि जब आप पहचान लें कि एक इक्वेशन जो है वाई प्राइम की, वो एज अ फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स लिखी जा रही है, तो उसका तरीका, फिर अगला स्टेप ये होता है टू सॉल्व। आप क्या करते हैं, टेक्निक आपकी ये है कि ये जो वेरिएबल अंदर आ रहा है ना वाई ओवर एक्स, इसको आप कोई और वेरिएबल पुट कर देते हैं। तो लेट्स से मैं यू वेरिएबल पुट कर देता हूँ, और वाई को फिर लिखा जा सकता है यू टाइम्स एक्स। याद रहे यू भी एक वेरिएबल है, यू कांस्टेंट नहीं है। होमोजेनियस इक्वेशन में यहाँ पे हम इंटीजर की बात ही कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन फ्रैक्शनल में भी होती है होमोजेनियस इक्वेशन। यानी ये जो n है, क्वेश्चन ये था कि ये जो n है ये क्या इंटीजर है? तो अभी तो हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, यानी हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। तो n कैन बी जीरो, n कैन बी प्लस 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 वन, प्लस टू। माइनस को फिर आप उल्टा के लिखें तो दोबारा वही बन जाता है, तो इसलिए सिर्फ प्लस वैल्यूज ही ले रहे हैं, माइनस नहीं ले रहे। तो सवाल ये है कि क्या ये लाजमी इंटीजर हो? नहीं, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि मैंने उसको स्टडी नहीं किया, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर लोग उसको स्टडी करते हैं, फ्रैक्शनल डिग्रीज को भी। ऑलराइट, तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन आ गई तो अगला स्टेप ये है कि आप y ओवर x को u पुट करेंगे, एंड देन y को u x लिखेंगे। तो इसकी भी एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले आप देखें कि y प्राइम को मैं लिख सकता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ y ओवर x। आप देखें राइट हैंड साइड पे पहली टर्म y ओवर x है, विच इज अ फंक्शन ऑफ y ओवर x। दूसरी टर्म tan ऑफ y ओवर x है, जो कि अगेन फंक्शन ऑफ y ओवर x है। तो यस, हमने इसको लिखा है इस फॉर्म के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, हम y ओवर x को ले लेंगे u, और y को ले लेंगे ux, एंड देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। पहली चीज तो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर
प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो वेरिएबल है ना, यू और एक्स। तो ये बन जाएगा डी यू बाय डी एक्स टाइम्स एक्स प्लस यू फर्स्ट वेरिएबल एंड देन सेकंड का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस यू, ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। वाई ओवर एक्स को लिखेंगे यू प्लस टेन ऑफ यू, राइट। वाई ओवर एक्स को यू लिखा है। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, इसको अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं डी यू और डी एक्स में। तो सिंपली ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स डी यू प्लस यू डी। पहले तो ये काम करें ना कि ये u को कैंसिल करें दोनों तरफ से, तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी इक्वल्स टेन यू एंड देन डी यू ओवर टेन यू इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। एंड देन मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा टेन यू है तो नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन यू और कॉस यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। मैंने सिंपल टेन यू की वैल्यू पुट कर दी है एंड देन डी एक्स ओवर एक्स। और आपको पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है नीचे फंक्शन मौजूद है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन बना है एंड दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। और अब आप क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डाल दें, लेट्स से ए। तो फिर लॉग ऑफ, अच्छा इन दोनों लॉग्स को अब कंबाइन किया जा सकता है, तो लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू ए। और आपको पता है लॉग का रूल के दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो उनका लॉग ऐसे लिखा जाता है। और अब आपको ये भी पता है कि अगर कोई फंक्शन का लॉग दिया हो नेचुरल लॉग तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है किसी चीज का। हाँ वन सेकेंड, क्या हुआ यहाँ पे, अम्म, यहाँ तक ठीक है जा रही। चलो ऐसा करते हैं, मुझे मैं इसकी फॉर्म वो लेना चाह रहा हूँ जो बुक के अंदर है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस सी वन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो वही चीज नहीं बन गई। हाँ बस ये है कि अब मैंने दो कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो क्या बनेगा, ए सी वन माइनस सी टू। ये जस्ट बताने के लिए कि दो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स थे, राइट। एंड देन साइन यू ओवर एक्स विल बी इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट जिसको मैं लेट्स से बी डिफाइन कर लेता हूँ, या सी, जो भी आपका मन है वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर मैं u निकालूं तो क्या आएगा, वो आएगा साइन इनवर्स एक्स बी, या बी एक्स लिख लें चले। बट u मुझे पता है u तो बराबर था y ओवर x के, तो वो प्लग कर दी वैल्यू एंड फाइनली मेरे पास y की वैल्यू आ गई x साइन इनवर्स बी एक्स। y इन टर्म्स ऑफ x हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अच्छा अब अगेन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम कर रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ये होमोजेनियस इक्वेशन जो है इसको y ओवर x की फॉर्म में अगर आप फंक्शन बना सकते हैं राइट हैंड साइड पे, तो फिर y ओवर x को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है एंड देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है जिसमें आप, यानी ये सेपरेबल बन जाती है, ठीक है। आफ्टर दिस इट बिकम सेपरेबल, मतलब x को और y को आप अलग अलग वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं देन आप सॉल्व कर लेते हैं। सेपरेबल वेरिएबल वैसे ही हमारी बड़ी फेवरेट इक्वेशन होती है, सबसे आसान इक्वेशन है सॉल्व करनी, ठीक है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा इसके बाद
दो मिसालें और करते हैं और आइसोबारिक इक्वेशन की और बर्नौली इक्वेशन की, एंड देन हमारा ये सेशन, ये जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा, एंड देन फिर हम फिजिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे, जिसके लिए आज हमारी हेल्प कर रहे हैं फसी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें से जल्दी जल्दी गुजरूं, मजीद इनकी डिटेल जो है फिर वो फसी से हम सुनेंगे। अच्छा, आइसोबारिक इक्वेशन। आइसोबारिक वैसे आइसोबारिक का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए? बार, बार किस चीज को कहते हैं? एनीवन? नहीं, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है बार, लेकिन वैसे बार का अंग्रेजी में मैं मतलब पूछ रहा था। बार, आ, बार मतलब वेट को कहते हैं, किसी चीज का वेट। तो आइसो बार का मतलब होता है कि सेम वेट हो जाना किसी चीज का। ठीक है, तो आइसोबारिक इक्वेशन ऐसी है जिसमें हम एक्स और वाई का सेम वेटेज लेते हैं। तो ये वो टर्म है जो मैथमेटिक्स वाले इस्तेमाल करते हैं। आपने फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस की बात सुनी होगी। डायमेंशनल एनालिसिस, इक्वल प्रेशर नहीं बोलेंगे क्योंकि बार प्रेशर नहीं है यहाँ पे। बार का मतलब है वेट। प्रेशर का यूनिट समटाइम बार या ले लिया जाता है, लेकिन असल चीज बार का मतलब होता है वेट। तो आइसो बार का मतलब सेम वेट। तो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो आइसोबारिक इक्वेशन का मतलब क्या बना कि दोनों वेरिएबल्स का वेट सेम होना चाहिए। अच्छा, फिजिक्स में हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से करते हैं। आपको पता है फिजिक्स में डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इक्वेशन ऐसी फिजिकल इक्वेशन पॉसिबल नहीं है जिसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस इक्वल ना हो। तो ये समझ लो कि एक तरह का डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं आइसोबारिक में। तो आइसोबार का मतलब है सेम वेट इक्वेशंस कि एक्स और वाई का सेम वेट या सेम डायमेंशंस होनी चाहिए। तो अगर नहीं होंगी तो फिर हम उसकी सेम डायमेंशंस या सेम वेट बना लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी ये होमोजीनियस ही है। ठीक है, पहली बात तो ये, आप देखेंगे ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये होमोजीनियस फॉर्म बन रही है, राइट। अभी हमने स्टडी की है होमोजीनियस। होमोजीनियस फॉर्म क्या होती है? वाई प्राइम इक्वल्स एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। अब होमोजीनियस फॉर्म में आप देखें वाई की पावर क्या थी? वन। एक्स की पावर क्या थी? वन। तो ये ऑलरेडी एक आइसोबारिक इक्वेशन थी। ठीक है, क्योंकि दोनों का वेट जो है वो सेम ले रहे थे आप। लेकिन इन जनरल लाजमी नहीं है कि ये वेट सेम हो। तो इन जनरल हो सकता है कि आपकी ये जो फॉर्म है उसमें y और x का वेट सेम ना हो। सो लेट्स से ये फॉर्म बन रही है। तब आप देखें y की पावर यहाँ पे वन है और x की पावर टू है, तो सेम बार तो नहीं आ रहा ना। तो अब इसको सेम बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम y की कोई डायमेंशन लेंगे m, और डायमेंशन एनालिसिस फौरन मुझे बताएगा कि m क्या होना चाहिए? टू, राइट। लेकिन क्या ये बात मैंने ठीक लिखी है? इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ चले, प्रॉब्लम नहीं कहते। कैसे चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है? तो लेफ्ट साइड को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी मैंने एम को टू कह दिया है। जी, आप बताएं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक चीज जो रह गई है वो ये है कि मुझे डी वाई और डी एक्स की भी पावर देखनी पड़ेगी। तो देखें, डी वाई की पावर वन है, डी एक्स की पावर वन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज बनेगी, टोटल पावर बनेगी, वो वन बनेगी। तो राइट साइड पे भी टोटल फंक्शन ऑफ पावर वन बनना चाहिए। तो ये है मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का। तो ये एक जनरल डिस्कशन मैंने कर दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसके अंदर अगर वेटेज बराबर नहीं आ रहा और y और x डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा, तो फिर हम ये करेंगे कि हम y का कुछ ना कुछ वेट डाल देंगे। इसको ux लिखना था, लेकिन अब हम x की पावर m लिखेंगे, क्योंकि m जो है वो इन दोनों के वेट
बराबर करेगा। तो एक मिसाल से ये ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो लेट्स से एग्जांपल, इस एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसी क्वेश्चन को जो है ना वो एक अच्छी सी शक्ल में लिख लेता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ ए और बी की फॉर्म में। तो वाई स्क्वायर प्लस 2/x, राइट हैंड साइड पहले लिख रहा हूँ, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्या आएगा, 2xy dy। तो या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है, dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। जी, अब देखते हैं पावर्स। एक आप डायरेक्ट वहीं से भी देख सकते थे, यहां से भी, लेकिन अभी चले, मैंने इस तरह लिख लिया तो इस तरह इसको करते हैं। हाँ जी, डिग्रीज मैच करते हैं, ठीक है। डिग्रीज की बजाय इसको पावर लिखता हूँ मैं, पावर्स और वेरिएबल। यहाँ पे मुझे, चले एक और काम करते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कि ये इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करके। अब मुझे बताएंगे आप पावर्स। जी, y की कितनी पावर्स हैं, 2, और x की कितनी पावर है, 1। टोटल पावर कितनी है, 3। यहां पे बताएं कितनी पावर है, 0, क्योंकि 1/1, 1 - 1 गिव्स यू 0। यहाँ पे कितनी पावर है, 3। ठीक है, x की 1 है, y की 1 है, डी। तो ये तीनों फॉर्म्स जो है वो सेम नहीं है, तीनों की पावर सेम नहीं है। हम चाहते हैं कि तीनों की पावर सेम की जाए। तो उसके लिए 3 जो है, इसको मैं ऐसे लिखने की बजाय मैं क्या करता हूं, लेट m बी द वेट, m बी द वेट फॉर y एंड dy। तो अब मुझे जरा बताएं कि पावर्स क्या बन जाएंगी दोबारा। तो y की पावर m लेनी है ना, तो y स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2m, और dx क्या बन जाएगा, 1। ठीक है। इसी तरह दूसरी टर्म देखें, dx/x, तो ये तो अभी भी 0 ही है। तीसरी वाली क्या बन गई, y की पावर m, dy की पावर भी m, तो 2m+1। तो इसका मतलब है कि ये हम इसको सेपरेबल अगर करना चाहते हैं तो हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये 2m+1 शुड बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ भी पहली टर्म भी 0 हो जाए, दूसरी भी 0, तीसरी भी 0, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गई है। एंड देन अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी तो उस पे m पे कंडीशन ये लगेगी कि m-1/2 है। तो इस तरह से आप पहले इसकी m की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन फिर आप क्या करेंगे, अब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि आप u को प्लग करेंगे, u x टू द पावर m, और अभी मैंने देखा कि x की पावर -1/2 है, m इज इक्वल टू -1/2 है, एंड देन ये बन गई u/x अंडर रूट। अगर मैं dy निकालना चाहता हूं तो वो क्या आएगा, du/x अंडर रूट, एंड -1/2 x dx टाइम्स u। ये आपको समझ आया ना मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पे मैंने ये किया कि डिफरेंशिएट कर दिया उस इक्वेशन के, डिफरेंशियल ले लिए दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड पे u है, सॉरी लेफ्ट साइड पे y है, और राइट साइड पे दो वेरिएबल्स हैं, u और x अंडर रूट। तो 1/x अंडर रूट का मैंने डेरिवेटिव डिफरेंशियल लिखा है। ओके, तो अब मेरे पास y dy आ गए। तो मैं अब ये जो मेरी इक्वेशन थी ये वाली, इसको मैं अब दोबारा लिख लेता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ।
ये किसी ने एनोटेट किया है उसको, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। ये किसी ने ऊपर एनोटेट किया है, तो आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दिस। चलें, गुजारा करें जैसे भी है। मैं आगे, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। किसी को पता है ये एनोटेशन कैसे खत्म करते हैं स्क्रीन से? इग्नोर करके। इग्नोर करके? इसको इग्नोर तो, इग्नोर करके आगे चलो। अच्छा ठीक है, इग्नोर कोई कमांड नहीं है, हाँ? चलो ठीक है। हम्म तो बस ये है कि अब इस y और dy को आप उधर पुट करें। तो इक्वेशन क्या थी? वाई स्क्वायर, मैं इक्वेशन जरा दोबारा लिख लेता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 2/x dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तब आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर ओवर एक्स, ठीक है, प्लस 2/x dx प्लस 2xy की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ x अंडर रूट के साथ, और dy अभी हमने निकाला है du ओवर x अंडर रूट माइनस u dx ओवर 2x x अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लें। मेरा ख्याल है अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आप सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे तीनों टर्म्स को, एंड आप u निकाल लेंगे, ठीक है। मेरे पास टाइम चूंकि बहुत कम रह गया, सो दिस इज योर अगेन होमवर्क, सॉल्व बाय इंटीग्रेटिंग, एंड फिर u को आप पुट कर देंगे, सॉरी y क्या था आपके पास? uxm, तो इसका मतलब u को पुट कर देंगे y x टू द पावर माइनस m, ठीक है। तो आखिर पे आप u को दोबारा y में ले जाएंगे तो आप y फाइंड कर लेंगे। सो योर जॉब इज टू फाइंड y, ठीक है। ऑलराइट, एंड फाइनली ये हमारी इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन, वैसे बर्नौली का नाम आपने पहले भी सुना होगा, और शायद कोई ताल्लुक बने इससे, मुझे भी नहीं मालूम कि इस इक्वेशन का कोई ताल्लुक बनता है उस वाली बर्नौली से कि नहीं बनता, लेकिन बहरहाल इसमें सिर्फ फर्क ये है कि वो जो पहले आप इक्वेशन लिख रहे थे, वाई प्राइम प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स क्यू एक्स, याद है कौन सी इक्वेशन थी ये जिसमें आपने पी वाई लिखा था? जी, लीनियर इक्वेशन, यस। फर्क इसमें ये है कि अब यहाँ पे y की पावर कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये n जो है ना, ये जीरो भी नहीं होगा और वन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होगा तो होमोजेनियस बन जाएगी, अगर वन होगा तो लीनियर बन जाएगी। लेकिन ये एक जनरल इक्वेशन है, तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें n की वैल्यू जीरो या वन ना हो, मतलब वाई स्क्वायर आ सकता है, वाई क्यूब आ सकता है राइट साइड पे, तो इसको बोलते हैं कि ये बर्नौली इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप u को प्लग करते हैं y टू द पावर 1 माइनस n। डिड आई मिस्टेक समथिंग? ठीक किया मेरे ख्याल, जी। जब आप ये प्लग करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो ऐसी फॉर्म के अंदर आ जाएगी कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मिसाल थी यहाँ पे, हाँ ये है, बस ये आखिरी मिसाल है बर्नौली इक्वेशन की। तो सबसे पहले तो मैं इसको यूं लिखता हूँ, 1/x टाइम्स y इक्वल्स 2x³ टाइम्स y⁴। अब बर्नौली इक्वेशन से मिलती जुलती है। क्या बर्नौली इक्वेशन होती है? pxy इक्वल्स qx टाइम्स y टू द पावर n। तो यहाँ से फौरन आपको पहचान हो रही है कि px जो है वो 1/x के इक्वल होगा, qx जो है वो 2x³ के इक्वल होगा, n जो है वो यहाँ पे 4 के इक्वल होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपने?
u एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिसकी पावर 1 माइनस y की पावर 1 माइनस n होगी। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 4 विच मीन्स y माइनस 3 और 1 ओवर y क्यूब। तो यहाँ से आप y को निकाल सकते हैं 1 ओवर u क्यूब। तो अब आप ये काम कर सकते हैं, y को आपने निकाल लिया एंड देन dy भी आप निकाल सकते हैं। तो dy क्या आएगा वो आप सॉल्व कर लें। तो वंस यू हैव y एंड dy, चले मैं इसको नहीं सॉल्व करता, वंस यू हैव y एंड dy राइट, देन आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक ऐसी फॉर्म में कि जिसको फिर अब आप पहचान लेंगे कि दिस इज लीनियर इक्वेशन, और वंस इट हैज अ लीनियर इक्वेशन सो देन वी कैन सॉल्व इट बाय लीनियर इक्वेशन मेथड। बात ये है कि ये इक्वेशन इन जनरल नॉन लीनियर होती है, ठीक है। नॉन लीनियर का मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन मैंने बताई, तो इन जनरल नॉन लीनियर है। तो इसको लीनियर बनाया जाता है बाय दिस, टू सॉल्व व्हेन यू पुट u इक्वल्स y टू द पावर 1 माइनस n। तो ये स्टेप इसको क्या करेगा, इसको लीनियर बना देगा। तो अगर एक दफा सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर बन गई तो फिर आप लीनियर इक्वेशन वाला मेथड अप्लाई करके बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने तकरीबन तमाम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस और उनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हॉब्सन की बुक को फॉलो करते हुए कवर कर लिए हैं। एंड इसके बाद फिर हम चूंकि ये फिजिक्स के हवाले से हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स है, तो सिर्फ इक्वेशंस हल करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कुछ ऐसी इक्वेशंस को देखा जाए कि जिनमें आप इनकी एप्लीकेशंस कर सकें फिजिक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कुछ मिसालें लिखी थी, आई होप फिर फसी भी इनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स मैंने सिर्फ मेंशन किए हैं कि जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी इक्वेशंस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, एक ही वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ फिजिक्स के प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम जो है वो जनरली ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम कहलाता है। दूसरे के अंदर आप टेम्परेचर की वेरिएशन टाइम के साथ देख रहे हैं। तीसरी क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटी के बारे में है कि जब एक फॉलिंग बॉडी होती है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज होती है ना, तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो नेट फोर्स आप लिखते हैं इस तरह से। चौथी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से मिसाल है कि अगर आरसी सर्किट है या आरएल सर्किट है आपके पास, तो उसमें चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करता है और करंट टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, यानी जो एसी करंट या एसी सर्किट्स हैं उनकी मिसालें हैं। और आखिर पे फिर जो है वो ये एक ड्रैग फोर्स की मिसाल है, जिसमें आप एक ड्रैग फोर्स लेते हैं जो लीनियर ड्रैग फोर्स कहलाती है। और फर्स्ट टर्म जो है राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल वाली, ये आपको एक्सेलरेशन बता रही है, और ये जो है ये ड्रैग फोर्स है बिकॉज इट्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इस प्रॉब्लम में आप टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें। तो ये कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं फसी की तरफ। ऑलराइट, ओके, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वो बता रही है कि जिसमें आप ये फ़र्ज़ करते हैं कि इनिशियली अगर हमारे पास किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के n एटम्स हैं और हमें पता है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो हैं वो डिके करते हैं टाइम के साथ, एंड इसीलिए इसको नाम भी डिके प्रॉब्लम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर वो टाइम के साथ डिके कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो जो n है, जो न्यूक्लियाई हैं, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, वो टाइम का फंक्शन है। और इसका मतलब है कि हम उनको टाइम का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, और ये लेफ्ट टर्म हमें वो बता रही है। दिस इज जस्ट द फिजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द इक्वेशन कि हम ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब अगर आप सेकंड टर्म को राइट साइड पे ले जाएं तो ये जो k है ये कांस्टेंट है, और जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं यानी न्यूक्लियाई की बात करते हैं जो डिके कर रहे हो, तो आप k को डिके कांस्टेंट कहते हैं, जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आई एम प्रीटी श्योर कि वेदर इट्स इन एफएससी's बुक सेकंड ईयर और इट्स इन मैट्रिक्स बुक।
तो ये डीके कांस्टेंट है। अगर ये नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ एटम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहे हैं, सो इज द डीके कांस्टेंट। और अगर ये पॉजिटिव हो तो फिर उसका मतलब होता है कि अब ये इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज नाउ योर फंक्शन इज ग्रोइंग विद टाइम, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ some number of something, this number in the case of radioactivity or the number of radioactive isotopes। और अगर आप इस n को ग्रोथ फंक्शन लेते हैं, लेट्स से कि इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ सम अमीबा और अदर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। मैं अमीबा या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ बिकॉज वी नो दैट देयर ग्रोथ रेट इज प्रीटी फास्ट, लाइक they can double their population in like 20 minutes or like 40 minutes। तो इसलिए आप उनके ऊपर ये फंक्शन लगा के उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द लिमिटिंग केस। आप इसी इक्वेशन को किसी इलाके की ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, बट इन दैट केस द टाइम वुड बी वेरी लार्ज बिकॉज ह्यूमंस कैन हैव बेबीज बट ओवर स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो ये ग्रोथ बहुत स्लो होगी, और इसलिए अगर हम एक फास्ट ग्रोथ देखना चाहते हैं, लाइक वी वांट सम फाइनाइट आंसर, तो हम उनको जनरली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो दिस इज प्रीटी वाइड, दिस इक्वेशन हैज प्रीटी वाइड एप्लीकेशंस। तो और ये जो एग्जांपल है, ये हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी जो इस चैप्टर में हमने पहली टाइप पढ़ी थी, जिसको हमने सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन कहा था, ये उसकी एग्जांपल है। सेपरेबल वेरिएबल्स में आप क्या करते थे कि जो एक तरह के फंक्शंस होते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n है, तो आप n को सारी जो टर्म्स हैं n वाली वो लेफ्ट पे ले आएंगे, और कांस्टेंट टर्म्स या दूसरे वेरिएबल की टर्म्स जो जहाँ पे टाइम है उनको राइट पे ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा dn डिवाइड बाई n इक्वल्स k टाइम्स विच इज कांस्टेंट dt। आप इंटीग्रेट करेंगे एंड यू विल फाइंड एन आंसर फॉर n इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। और अगर आपको याद हो तो जो न्यूक्लियाई के केस में है, एंड दिस इक्वेशन अगेन इज इन द बुक ऑफ मेट्रिक फिजिक्स और एफएससी, योर आंसर शुड बी n of t equals n of n naught e power kt। In the case of decay for like radioactive isotopes, this should be minus kt, which you write it as e power minus lambda t। n naught जो है, अब ये आपको बताते हैं कि इनिशियली एट टाइम t equals 0 आपके पास कितने आइसोटोप्स थे किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के, और n of t जो लेफ्ट पे है ये आपको बताएगा कि टाइम t गुजरने के बाद अब आपके पास कितने रह गए हैं। सो दिस इज प्रीटी मच एक्सप्लेनेटरी कि ये हमें इक्वेशन क्या बता रही है। और अगर हम इस सेंस में देखें तो all these mathematical equations that we have studied in this chapter, they make sense, right? हमें जस्ट सोचना होता है थोड़ा सा बैठ के सुकून से कि where I have seen this equation, this kind of equations in physics। जो दूसरी इक्वेशन है, दिस इज आल्सो अ सेपरेबल लीनियर इक्वेशन। जो तीसरी इक्वेशन है, दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन विच अगेन यू स्टडी इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो कि बीएस फिजिक्स का पहले सेमेस्टर का पहला कोर्स है, जिधर से आप टर्मिनल स्पीड फाइंड करते हैं। और ये भी सेपरेबल इक्वेशन है। और अगेन जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब आप मैकेनिक्स की बात करते हैं तो यू कैन नॉट कीप अवे न्यूटन्स लॉज एंड न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, बिकॉज सब कुछ आप उन्हीं से डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो इक्वेशन जो अली लिख रहा है यहाँ पे, ये सिंपली हमारे पास F इक्वल्स ma है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपने एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट्स द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो mg है ये उस ऑब्जेक्ट का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो kv है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्सेस जो हैं वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हैं। इसमें जो आप जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो यू ऑलवेज फर्स्ट हैव टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इस सिनेरियो में जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो डाउनवर्ड है, सो हमने वेट को पॉजिटिव लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो ड्रैग फोर्स है उसको नेगेटिव लिया है बिकॉज इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। And so for the right hand side we have a positive term which is ma, and it again justifies because the object is still falling in the downward direction, and so is the positive y direction, and so the acceleration is positive। और आप देखें कि हमने velocity को vector नहीं लिखा, scalar लिखा है, because now after we have defined our coordinate axis, it's obvious that we are considering the motion only along y axis। और जब आप किसी भी वेक्टर इक्वेशन को कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स एनीमोर, यू आर टॉकिंग अबाउट स्केलर्स, एंड नाउ वेलोसिटी इज सिंपली द स्पीड।
और अब इसमें अगर राइट हैंड साइड 0 हो जाए, ठीक है, तो विच मीन्स के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है। अगर राइट हैंड साइड आप 0 करते हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है. That's the only way you can get right hand side 0, because mass is not 0, and if velocity is constant then its time derivative is 0. And you can immediately get the formula for terminal speed, और यहीं से आप terminal speed की definition भी निकालते हैं कि ये वो speed है जब object constant speed से गिर रहा हो किसी भी gravitational field में. तो v equals mg/k, ये आपकी terminal speed आ गई. और फिर हमने इसको चूंकि राइट हैंड साइड को एक्सेलरेशन को हमने वेलोसिटी की फॉर्म में लिखा है, सवाल ये है कि व्हाई वी हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज वी वांट वेलोसिटी. आपको याद होना चाहिए कि जो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका एक ही पर्पस है, to solve the equations of motion for dynamical variables. What are dynamical variables? ये वो physical quantities हैं जो आपको ऑब्जेक्ट की टाइम इवोल्यूशन के बारे में बताती हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कार है और आप किसी एक टाइम के ऊपर, लेट्स से लाहौर में है, ठीक है, और कोई शख्स खड़ा हुआ है, आपका दोस्त खड़ा हुआ है, वो आपको लाहौर में गुजरता देखता है कि आपकी कार की स्पीड जो है वो आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं. he or she can literally use equations of motion and estimate the time of arrival in Islamabad, let's say, ठीक है. and this is exactly what we are talking about velocity as a function of time, and यही हमें न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन बताती हैं कि आपका फंक्शन जो है वो टाइम के साथ इवॉल्व कैसे करता है. और यहाँ पे जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल है, कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे रेन ड्रॉप होता है, तो आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वो ये है कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करती है, बिकॉज यू वांट टू गेट एन एस्टिमेट लाइक हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू गेट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो बारिश की कतरे हैं ये तकरीबन 2 से 3 माइल ऊपर बुलंदी पे बनते हैं एटमॉस्फेयर में. So by solving Newton's equations of motion, or precisely this equation of motion, you get the idea कि वो कितनी देर बाद और कितनी स्पीड से अर्थ की सरफेस के ऊपर आएंगे. और यही वजह है कि इतनी बुलंदी से गिरने के बाद भी जब बारिश के कतरे हमसे टकराते हैं तो they don't cause us any harm, because the reason is they are falling with the constant velocity, which is the terminal speed, and that turns out to be in the range of 10 to 20 meters per second, which is not very large. ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से. मैं इनको सॉल्व करता, मेरा प्लान था, बट वी हैव ऑलरेडी टेकन 1.5 hour, which is a lot. But so I'm just gonna give you a general idea how this mathematics is related to physics. जो आरसी सर्किट वाली इक्वेशंस है, ये आपने एफएससी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ी है, ठीक है. जो राइट हैंड साइड है, अली इसके लिए डायग्राम ड्रा कर सकते हो राइट हैंड साइड के लिए, बिकॉज इनको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा. हाँ, आप सिर्फ एक आरसी सर्किट ड्रॉ करो विद अ बैटरी कनेक्टेड इन इट. परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है. बैटरी को इस ऑसिलेटिंग की बजाय पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में दिखा दो, इक्वेशन बनाना आसान होगा. ओके, सो हियर वी आर. सो दिस इज अ बैटरी, एंड आप लोगों को पता है कि जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करते हैं सर्किट के अंदर, दैट्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करें तो इट मींस यू आर एट पोटेंशियल V. दिस इज द राइट साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है. उसके बाद आप रेजिस्टर से गुजरते हैं तो आप थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है. तो आपने VFT से स्टार्ट किया, VFT प्लस आएगा, आप रेजिस्टर से गुजरे तो आपने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप किया, सो इट वुड बी VFT माइनस RI, विच इज सिंपली ओहम्स लॉ. एंड उसके बाद आप कैपेसिटर से गुजरे तो आपने अगेन थोड़ी सी एनर्जी ड्रॉप की, पोटेंशियल ड्रॉप किया, और जो कैपेसिटर की वोल्टेज की इक्वेशन है वो IR है. IR जो है वो रेजिस्टर की है, और जो कैपेसिटर की है क्या होती है, Q इक्वल्स CV, और V जो है वो C/Q आ जाएगा, और आप बिल्कुल ये इक्वेशन हासिल कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है. एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनहोमोजेनियस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, जो आज हमने पढ़ा है, पहला टॉपिक यही था हमारा, जिसके लिए आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया था, ठीक है. तो हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड अब देखो, अली क्या ऊपर जा सकते हो, मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ उस इक्वेशन के जहाँ से आज के टॉपिक स्टार्ट किया था.
हाँ ये वाला। Now give me a moment. ये तुमने जाना है विच इक्वेशन? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन में। यही है, ये है नीचे वाली, सॉरी। ये वाली इक्वेशन। जी, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये जो dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स 4x है, ये आपकी बिल्कुल वही इक्वेशन है। आप 4x को छोड़ें, आप यहाँ पे y को देखें, ठीक है। सो वी हैव अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y, देन वी हैव y इटसेल्फ, and then we have some constant terms which is not a function of y on right hand side। ये जो 4x है, ये जो मैंने नीचे वो सर्किट ड्रॉ किया है आरसी सर्किट, 4x जो है ये आपकी वोल्टेज है। जो dy बाई डी एक्स है इसको हमने करंट की फॉर्म में लिखा है, दैट इज di डिवाइड बाई dt। और दूसरी जो टर्म थी, ये वो टर्म थी जिसमें रेजिस्टर इन्वॉल्व था हमारे पास, ठीक है। ये देखें, इसको अगर आप करंट की फॉर्म में लिखें इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमें देती है बिल्कुल यही फंक्शन जो हमने सर्किट के लिए लिखा। ये इसकी एग्जांपल है इस इक्वेशन की। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब इसका आप सोल्यूशन निकालेंगे करंट के लिए, तो इससे जो मैथमेटिकल आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल वो ग्राफ हैं जो 12वीं जमात की फिजिक्स के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर वोल्टेज लगी हो तो इसको आप इनहोमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, और ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। और अगर आप बैटरी हटा दें तो वो डिस्चार्जिंग वाला सर्किट बनता है। और दोनों के फंक्शंस जो हैं उनको आप चार्ज के लिए सॉल्व कर सकते हैं कि चार्ज कैसे कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होता है, या कैपेसिटर से उसका चार्ज जो है वो ख़त्म होता है, रिलीज होता है, विच इज़ कॉल्ड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ लीनियर इनहोमोजेनियस, लाइक जो चार्जिंग वाला सिनेरियो है वो इनहोमोजेनियस केस की एग्जांपल बनेगा, और जो डिस्चार्जिंग वाला सिनेरियो है उसमें चूंकि आपने बैटरी को रिमूव कर दिया है तो वोल्टेज जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास सिंपली ये होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो हो जाए तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। वी विल कम बैक टू दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बुक ऑफ रायली एंड हॉब्सन। लेकिन ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ये जो लास्ट एग्जाम्पल है ये बिल्कुल उस एग्जाम्पल की तरह है जो ऊपर दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ड्रैग फोर्स वाली। ड्रैग फोर्सेस जो हैं उनमें ये है कि जो ड्रैग फोर्स आप एफएससी में पढ़ते हैं, जिसको आप कहते हैं विस्कस ड्रैग, और जो आप लिखते हैं क्या नाम है उस स्टोक्स थ्योरम से, स्टोक्स लॉ से, जो 6th चैप्टर में आप पढ़ते हैं, जहाँ पे टर्मिनल स्पीड से आप पहली दफ़ा आशना होते हैं। ये जो लीनियर डिपेंडेंस है वेलोसिटी के ऊपर ड्रैग फोर्स की, यानी एफ ऑफ वी इक्वल्स सम कांस्टेंट टाइम्स वी आर प्रोपोर्शनल टू वी, इसको आप कहते हैं विस्कस ड्रैग। और ये जो विस्कस ड्रैग है ये स्टोक्स लॉ से आप जाहिर करते हैं। ऑफ कोर्स स्टोक्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैव स्टडीड इट फर्स्ट टाइम। लेकिन ये जो हम ड्रैग फोर्स का फार्मूला निकालते हैं ये एक्सपेरिमेंटल होता है, विच मीन्स कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका फार्मूला चेंज होता है। जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे रेन ड्रॉप है, उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास ड्रैग फोर्स का आता है वो ये स्टोक्स लॉ से आता है, जिसको आप विस्कस ड्रैग कहते हैं। जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे फुटबॉल है, वो ये फार्मूला फॉलो नहीं करते, दे फॉलो अनदर पाथ विच इज कॉल्ड विच इज डिपेंडेंट, like for which the drag force is dependent on the square of velocity, and that is called aerodynamic drag। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने जो मैं उधर कोर्स कर रहा हूँ मैकेनिक्स का अपने यूट्यूब के उस ऊपर उसमें सॉल्व की हुई हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जो अब 5वीं एग्जांपल अली ने लिखी हुई है, दैट्स अ जनरल केस सिनेरियो, लाइक जो आपकी ड्रैग फोर्सेज हैं ये हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करते हैं, और इनके जो फार्मूलाज हैं यानी ये कैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती हैं, विच मीन्स के हाउ दे डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये हम एक्सपेरिमेंटली अखज़ करते हैं, और फिर उधर से हम कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। लाइक देयर इज नो जनरल फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स, यू हैव टू इन्फर दैट एक्सपेरिमेंटली। और इसी तरह ये जो फार्मूला इसमें आप देखें कि हमारे पास जो पहली है वो एक नॉन लीनियर टर्म है जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, और दूसरी टर्म जो है वो लीनियर टर्म है जो सिंपली स्टोक्स लॉ है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो ड्रैग फोर्स है
वो वेलोसिटी के वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे विस्कस ड्रैग के भी प्रोपोर्शनल है, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ फंक्शन, बट स्टिल इट्स अ लीनियर इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट जस्ट द वे वी हैव बीन सॉल्विंग अदर इक्वेशंस। तो ये कुछ फिजिक्स से एग्जांपल्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, या जिनको आप ने सॉल्व किया हुआ है फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने ऊपर आपको रेफरेंस दी। और मैं इसलिए यही करना चाहता था कि आपको मैट्रिक एफएससी से रेफरेंस दूं, क्योंकि इससे जैसे जैसे हम आप ऊपर जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को लाले पड़ते जाते हैं जान के। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप मैट्रिक या एफएससी लेवल के ऊपर कर लेते हैं। बट एज वी गो डीप इन द कोर्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, देखें ये 5वें सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी में जनरली कोर्स होता है, या तीसरे साल का। सो द एक्सपेक्टेशंस इज कि अगर आप फिजिक्स में आ गए हैं तो अब आपको कम से कम कॉलेज से आगे निकल आना चाहिए, यू आर गोना गो हायर इनटू फिजिक्स। और इसलिए उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, यूजुअली मेजॉरिटी समटाइम्स उन एप्लीकेशंस को हम ढूंढ लेते हैं सम बेसिक लेवल फिजिक्स में, या अपने इर्द गिर्द अगर वो सिंपली न्यूटोनियन फिजिक्स है तो। बट दैट्स ऑनेस्टली नॉट द गोल ऑफ मैथमेटिक्स। मिसाल के तौर पे कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि एरर फंक्शन और गैमा फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी क्या एग्जांपल्स हैं। अब आप किसी को ये नहीं बता सकते कि एरर फंक्शन क्या होता है अनटिल यू राइट इट डाउन ऑन द पेपर कि उसकी शक्ल क्या होती है, बिकॉज दीज आर मैथमेटिकल थिंग्स और आप इनको मैथमेटिक्स की ज़ुबान में ही बताते हैं। और अगर आपको कोई ये सवाल पूछे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो जनरली यू एक्सपेक्ट कि वो ये रेफर कर रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द इसका क्या इस्तेमाल है। यू कैंट फाइंड सच एप्लीकेशंस, बट व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड we try to solve those problems in terms of mathematical formalism, तो उस फॉर्मलिज्म के दौरान आपके पास ऐसे सिनेरियोज आते हैं जिनमें हमारे पास जो हमारे मैथमेटिकल लेट्स से इंटीग्रल की फॉर्म बच जाती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल गैमा फंक्शन। और फिर हम उनको इस्तेमाल करके जो गैमा फंक्शन हमें मालूम है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे किसी ने पूछा था कि इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये इक्वेशन थी। मैं एग्जांपल देना चाह रहा था ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। बट यू हैव टू लुक फॉर दीज एप्लीकेशंस इन योर फिजिक्स बुक। अब सवाल ये है कि आपको फिजिक्स की किताबों में इक्वेशंस को देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी इक्वेशन है, और इसीलिए आपको मैथमेटिकल मेथड्स का कोर्स पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपने पूरे चैप्टर में कोई 10 तरह की इक्वेशंस पढ़ी हैं। यू आर सपोज टू रिमेंबर द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस, बिकॉज जब आप उसको फिजिक्स में देखेंगे तो फिर ही आप मैथमेटिक्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जी ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है और ये इस तरह की इक्वेशंस हैं, ये इस तरह के इनके नाम है जो मैथमेटिक्स में और यहाँ फिजिक्स में यहाँ पे मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स वाई यू हैव टू बी फेमिलियर विद द नेम्स ऑफ दीज इक्वेशंस एंड द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि अगर आप इनसे फेमिलियर नहीं होंगे तो आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे लेकिन फिर आप फिजिक्स और मैथ को रिलेट नहीं कर पाएंगे। दिस इज जस्ट अ जनरल कॉमेंट कि अगर आप वाकई मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस चाहते हैं तो देन यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और आप मैथमेटिक्स में देखेंगे कि हमेशा ही किसी भी इक्वेशन को या किसी भी फंक्शन को एक्स और वाई की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कैपेसिटर की मिसाल दी है यहाँ पे चार्जिंग की, वहाँ पे आप देखें कि वाई की जगह किस फिजिकल क्वांटिटी ने ले ली है, वो करंट है या चार्ज है, और एक्स की जगह किस फिजिकल क्वांटिटी ने ले ली है, वो टाइम है, ठीक है। यू हैव टू मेक दीज कनेक्शंस योरसेल्फ। आप कभी भी एक्स या वाई के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। ये जो एक्स और वाई बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब आप एक्स को मेरे नाम से बदल दें और वाई को अली के नाम से बदल दें तो नाम बदल जाएंगे, लेकिन जनरल फॉर्म जो है इक्वेशंस की वही रहेगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शुड मैटर एंड व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन, कि इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है। और अगर इनके हम नाम तब्दील कर दें तो फिर भी आपको इमीडिएटली इस काबिल होना चाहिए कि आप बता सकें कि अच्छा नामों से कुछ नहीं होता, जनरल फॉर्म ये है तो ये इक्वेशन है। और चूंकि हम फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को डील करते हैं, दोज आर एग्जैक्टली द क्वांटिटीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, यही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो वही तो होती हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में आप ये इस तरह के नाम यूज़ करते हैं एक्स वाई जी, फिजिक्स में वो नाम बदल जाते हैं। सो यू हैव टू कनेक्ट दैम, और वो कनेक्शन आप ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं जब आपको उनकी जनरल फॉर्म याद हो और आप ये एक्स वाई और जी से आगे चले जाएं। हर चीज़ को एक्स वाई और जी की फॉर्म में सोचना छोड़ दें, ये सिर्फ याद रखने की चीज़ें हैं कि जनरल अगर हम उनको एक्स वाई जी कह लें तो वो ऐसा होगा। फिजिक्स में जाएंगे तो वो नाम बदल जाएंगे एंड यू हैव टू देन फिगर इट आउट कि ये किस तरह की इक्वेशन है।
तो ऐसे आप फिजिक्स और मैथ का कनेक्शन डेवलप कर सकेंगे। दैट्स इट फॉर फ्रॉम माय साइड। अगर अब कोई क्वेश्चंस हैं या डिस्कशंस हैं तो वो हम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फसी, आपने बहुत अच्छा इसको कवर किया। और मैंने तो सिर्फ इक्वेशंस के नाम पे इक्तफा किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि कुछ सिनेरियोज जो हैं वो आपने इनको कवर कर दिए। अगर किसी का कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं।